Hello, my dear students. This is the third video in the series of poetic forms and devices. In the first part, we discussed about the sonnet, what is poetry, and what is lyric. Okay, and in the second video, we discussed about the rhyme scheme, how to find out the rhyme scheme, especially in sonnet. So in the third video we are going to discuss the next poetic form. Let's see. First one is ode. So shall we start? An ode is a long lyric poem. Ode क्या होती है बेटा? एक लंबी जो कहते हैं लिरिकल पोइम होती है, लंबा जिसे कहें कि लेंथ इसकी जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी. इट हैज़ एन इलेबोरेट स्टेंजा स्ट्रक्चर एंड एन एलिवेटेड स्टाइल. इसका जो स्टेंजा स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ इलेबोरेटेड मीन्स उसको बड़ा ही अच्छे से पोएटिक फिगर्स एंड फिगरेटिव लैंग्वेज में सजा सवार के लिखा जाता है. अब आप कहोगे कि मैम फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? मीन्स जब आपको कुछ भी सीधा सीधा सिंपल स्पष्ट भाषा में नहीं, आपको बहुत ही हाई लेवल जिसे कहें सोफिस्टिकेटेड और पोएटिक जो कहते हैं ना कि लैंग्वेज हो, और बहुत ही जिसे कहें कि हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है कि हम कॉमन जो इंसान है वो नहीं समझ पाते, हमें किसी ना किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े. दैट मीन्स ठीक है. इलेबोरेटेड स्टेंजा स्ट्रक्चर एंड एलिवेटेड स्टाइल, कि इसका अपना ही एक अलग स्टाइल होता है, बड़ा ही उम्दा. इट्स अ सब्जेक्ट मैटर एंड ट्रीटमेंट इज़ सीरियस. इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है और ट्रीटमेंट जो होता है उसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हल्की फुल्की कोई बात की गई है. इसमें मूड जो है वो बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ रहता है हमेशा ही. इट एक्सप्रेसेस लॉफ्टी सेंटिमेंट्स एंड थॉट्स. इसमें जो भावनाएं होती हैं या विचार होते हैं वो बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ थॉट्स होते हैं और उनका कुछ ना कुछ आगे डीपर मीनिंग निकलता है. इट इज़ मार्क्ड बाय फॉर्मेलिटी. और इसमें कई बार मतलब इतना सीरियस काइंड ऑफ जब डिस्कशन चले या मतलब टॉपिक पे एक पोएम लिखी जाती है तो उसमें एक फॉर्मेलिटी आ जाती है. फॉर्मेलिटी इन द सेंस कि अगर सिंपल इंसान के लिए अगर वो नहीं लिखी जाएगी ना, कहने का मतलब अगर उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो कई बार उसमें फॉर्मेलिटी आ जाती है कि उस पर लैंग्वेज और स्टैंजा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है. एंड स्टेटलीनेस इन टोन एंड स्टाइल. ठीक है, तो एक ठहराव सा है इसमें टोन और स्टाइल दोनों में. मेकिंग इट सेरेमोनियल इन नेचर. इसको क्या है, कुछ खास मौक़ों के लिए लिखा जाता है. इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट. तो वो जो ओकेजन्स हैं या जो भी मौके हैं वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट मीन्स किसी पब्लिक पर्सनैलिटी के लिए भी, और हम अपनी किसी बात करें कि पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी लिख सकते हैं. और द पब्लिक इज़ यूज्ड फॉर सेरेमोनियल ओकेजन्स लाइक फ्यूनरल्स, बर्थडे, स्टेट इवेंट्स. तो पब्लिक जो जितने भी अगर हम बात करें कि थीम की बात करें अगर या सब्जेक्ट चॉइस की बात करें, पब्लिक ओड्स की बात करें तो उसमें किसी के फ्यूनरल्स पे लिखी जा सकती है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि दाह संस्कार या कुछ भी आखिरी रस्में जो होती हैं मरने के बाद, बर्थडेज एंड स्टेट इवेंट्स. स्टेट इवेंट्स मीन्स कुछ भी मीन्स स्टेट लेवल पे जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट जो क्या है इवेंट्स होते हैं एट्सेट्रा. तो इसमें एग्जाम्पल जो है टेनिसन्स का, लॉर्ड टेनिसन की जो ओड है, ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये एग्जाम्पल है जिसकी टोन या थीम या चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो वो पब्लिक है. तो नेक्स्ट है दैट प्राइवेट इज़ मेडिटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव. अब जो प्राइवेट सब्जेक्ट या थीम वाली जो ओड्स होती हैं वो बहुत मेडिटेटिव होती हैं. मीन्स उसको पढ़ने के बाद इंसान खुद के से बातें करना या चिंतन करना स्टार्ट कर देता है. एंड रिफ्लेक्टिव, और जिसे कहते हैं ना कि उसको देखें तो उसको कुछ ना कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है अपनी लाइफ में. इट सेलिब्रेट्स इंटेंस पर्सनल एंड सब्जेक्टिव ओकेजन्स. तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा डीपर और व्यक्तिगत जो क्या है चीज़ें उठाई जाती हैं इसमें. सब्जेक्टिव मीन्स डिटेल में बात की जाती है, खुल के बात की जाती है.
जैसे कि एग्जाम्पल है ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल सभी ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई, जिसमें क्या है बड़े ही सिंपल वे में जो कहते हैं ना टॉपिक जो है वो लिया गया, बट जब उसका ट्रीटमेंट होता है एज एन ओड, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो दैट इज़ वेरी डीप, तब हमें लगता है कि यस ये भी एक मतलब सोच हो सकती है इंसान की, खास करके पोइट की। तो ये जो है ये तो बेसिस ऑन द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द ओड, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर के बेस पे इनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द रेगुलर और पिंडारिक ओड। रेगुलर और पिंडारिक ओड, तो यहाँ पे देखिए इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द ग्रीक पोइट पिंडार। तो ग्रीक सिविलाइजेशन जो है वो सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी गई है वर्ल्ड में। तो उनके जो पोइट्री की बात करें, चाहे उनके ड्रामा की बात करें, तो वो जब इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं और वो चीज़ें जब हमें इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो हमारे लिए हमें जब पता चला वो नहीं है, बट वो एग्जिस्टेंस में तो बहुत पहले आ चुकी है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बात की जा रही है कि ग्रीक पोइट थे पिंडार, उन्होंने अपने जो ग्रीक लिटरेचर की बात करें उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया तब वहाँ। इट वॉज मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग्स संग बाय द कॉरस इन ग्रीक ड्रामा। तो इमेजिन कीजिए, अभी तो हम ड्रामा देखते हैं, हमारे पास मतलब लाइव ड्रामा कोई देखे स्टेज पे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी वाइज, अगर देखें हेल्प के लिए हमारे पास विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे पास साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत कुछ है। बट पहले ग्रीक ड्रामा जब इतने हज़ारों साल पहले की अगर बात करें तो तब ये चीज़ें नहीं थी। तब क्या होता था, 3-4 लोग साइड में, स्टेज के साइड में खड़े होके सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, चाहे सिचुएशनल कुछ भी छोटे मोटा जो कहते हैं ना कि स्टेटमेंट जो एक्स्ट्रा जो देनी होती है, या सैड म्यूज़िक देना है सीन के अकॉर्डिंग, या कुछ भी मतलब अगर कोई इमोशनल काइंड ऑफ सीन है तो उसमें कुछ म्यूज़िक देना या लाइंस बोलनी है, या कुछ खुशी का सीन है तो उसके अकॉर्डिंग जो खुशनुमा म्यूज़िक देना है, या लाइंस इंट्रोड्यूस करनी है, कैरेक्टर की एंट्री है उसके अकॉर्डिंग। तो वो 3-4 लोगों का एक ग्रुप होता था, मतलब स्टेज के ही साइड में, उनका काम यही है कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स देना, वेदर वो म्यूज़िक के हैं, वेदर कुछ किसी की एंट्री के टाइम बोलना है, ठीक है। तो वो लोग सॉन्ग्स गा के इंट्रोड्यूस करते थे उसको, तब कॉरस का नाम दिया जाता था, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर वॉज बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द डांसर्स। तो इस तरह से जो भी वो सॉन्ग्स बोलते थे ड्रामा के टाइम पे, उनके जो स्ट्रक्चर जो थे वो डांसर्स के मूवमेंट्स पे डिपेंड थे। ऑब्वियस ही बात है कि सिर्फ वहाँ पे गाने वाले नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको जैसे कहें कि सुंदर बनाने के लिए ऑडियंस को वो चीज़ थीम समझाने के लिए डांसर्स भी होते थे वहाँ पे। तो उनके डांसर्स की मूवमेंट्स पे ये चीज़ क्या होती थी, डिपेंड करती थी। इसका जो स्ट्रक्चर होता था किसका, पिंडारी कोड का। आगे देखेंगे, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड in English literature by Ben Jonson। तो बेन जॉनसन वो जो हैं पोइट हैं या वो हस्ती हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पिंडारिक ओड को इंट्रोड्यूस किया। हु रोट टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर ल्यूकिस क्रे एंड सर एच मॉरिसन, ठीक है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है ये। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो बेन जॉनसन वो पोइट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पिंडारिक ओड को इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पिंडारिक ओड हैज़ अ सेट स्ट्रक्चर। जैसे कोई भी मूवी ले लीजिए तो उसमें क्या होता है कि आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, इंट्रोडक्शन करवाया जाता है सभी कैरेक्टर्स का, उसके बाद स्टोरी प्रोग्रेस करती है और एंड में क्लाइमैक्स होता है। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज इन द पिंडारिक ओड। तो देखिए, द स्ट्रॉफ का मीनिंग क्या है, विच इज़ अ फॉर्मल ओपनिंग एंड हैज़ अ कॉम्प्लेक्स मेट्रिकल स्ट्रक्चर। कि स्ट्रॉफ क्या है, एक फॉर्मल काइंड ऑफ ओपनिंग होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स आम इंसान के समझ आने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए पोइट्री की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि पोइट्री इज़ नॉट अ कप ऑफ टी।
ठीक है, वो इसीलिए कहा जाता है कि आम इंसान की भाषा को जल्दी से ये समझ नहीं आती, इसका खास करके डीपर मीनिंग। द एंटी स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, अब देखिए स्ट्रॉफ का उल्टा हो गया एंटी स्ट्रॉफ, जिसका काम क्या है, विच मिरर्स द स्ट्रॉफ, मिरर्स मीन्स उसको एक्सप्लेन करना, उसको एक्सप्लोर करना, जो चीज़ हमें स्टार्टिंग में स्ट्रॉफ में दिखाई गई है उसी को आगे एक्सप्लेन करना, दैट इज एंटी स्ट्रॉफ। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट जो इसका पार्ट है, दैट इज इपोड, दैट इज इपोड which is the final closing section of different length and metrical structure। तो इपोड क्या होता है, एक तरह से जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, एक तरह से क्लाइमैक्स कह लीजिए, जैसे मूवी का क्लाइमैक्स होता है वैसे ही पोएम या जैसे ओड की कह लें, उसकी जो क्या है क्लोजिंग सेक्शन होता है, जिसका लेंथ और जो क्या है मेट्रिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, किससे, स्ट्रॉफ से और एंटी स्ट्रॉफ से। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड लिखी थी, Ode on Intimation of Immortality from the Recollections of Early Childhood। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज तक का माना गया है पिंडारिक ओड का इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ग्रीक लिटरेचर में पिंडार ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पिंडार ने इसको क्या है इंट्रोड्यूस करवाया, और इंग्लिश लिटरेचर में बेन जॉनसन ने। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड में देखिए क्या कहते हैं, अब आपको नाम से क्लियर हो गया कि पिंडारिक ओड का नाम था रेगुलर, अब ये इरेगुलर है तो मीन्स उसका उल्टा ही मिलेगा इसमें कुछ ना कुछ। तो ये क्या कहते हैं, विच डिसरिगार्डेड द रिकरेंट स्टेंजाइक्स पैटर्न वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1656 बाय अब्राहम काउले। तो इसको इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाने वाले सबसे पहले हमें इंसान का, जो पोइट का नाम याद रखना है, दैट इज अब्राहम काउले। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इतना ज़्यादा जब स्टैंजा स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो मेन मैसेज है अगर वही रीडर तक नहीं पहुंचा तो इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी का हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो उन्होंने सिरे से कहते हैं ना खारिज कर दिया कि डिसरिगार्डेड मीन्स हम स्टैंजाइक पैटर्न को इतना हम रिजिडिटी से, हम कट्टरता से इसको यूज़ नहीं करेंगे। दिस टाइप ऑफ ऑड विच अल्टर्स इट्स स्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद शिफ्ट्स इन सब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, इस तरह की ऑड्स में क्या है, स्ट्रक्चर जो है या मूड्स की बात करें, क्योंकि लंबी पोइम है तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी एक मूड के बारे में वो नहीं लिखेगा। पोइट के भी मूड क्या है, उसमें अलग अलग वो मूड्स दिखाने की टोन्स उसके अलग अलग होंगे हर स्टैंजा में, तो इसमें वो शिफ्ट्स मिलती रहती हैं, वेदर इन सब्जेक्ट मैटर वेदर इन द मूड। ठीक है, तो वो आपको वेराइटी मिलती जाएगी। हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन इन इंग्लिश। तो ये जो कहें कि एक नयापन लेके आए, जैसे बेटा हर चीज़ कहते हैं ना कि ट्रेंड बदलता रहता है, रीडर्स की पसंद बदलती रहती है, और लिखने वालों का भी क्या है टेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग, पब्लिक के अकॉर्डिंग, उन्हें डिमांड एंड सप्लाई का बेटा जी सारा जिसे कहें कि चक्कर है या लॉ है। ठीक है, तो जैसा ऑडियंस डिमांड करेगी वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, जो वो मांगेंगे। तो जब लगा कि कॉमन मैन तक ये पहुंच ही नहीं पा रही, उसकी उनके तक ये क्या है, इसकी असेस ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसा लिखने का। हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छा लिखा गया है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं लिखा गया, बट उसका मेन उद्देश्य, जो उसका मेन मोटिव है, वो पूरा नहीं हो पाया। तो इस दिशा में जिसे कहते हैं, वर्ड्सवर्थ ने ही एक पोइम लिखी, ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, उसके बाद बेटा जो अगर वेल नोन अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, मैं बहुत बार कहती हूँ कीट्स को अगर कहें, मुझे कहते हुए कोई इसमें गुरेज नहीं है कि अगर बेताज बादशाह जिसे कहें, अनक्राउंड एम्परर ऑफ ओड्स, अनक्राउंड एम्परर ऑफ ओड्स को अगर टाइटल किसी को दिया जाए तो दैट इज कीट्स, जॉन कीट्स। तो उन्होंने एक पोइम ओड लिखी थी, ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न। तो ग्रीक का जो एक वहाँ पे जो उन्होंने अर्न देखा, कलश देखा, तो उसके ऊपर उन्होंने इतनी सुंदर वो ओड लिखी है कि वाकई सलाम है उनकी चॉइस ऑफ, जैसे कहे ना जो एक पोइम लिखने का जो एक ढंग और उस पर टॉपिक को चूज़ करना, दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक। तो जो उन्होंने ब्यूटी दिखाई और उसके बाद जो मैसेज दिया कि जो असली ब्यूटी वही है, जो कल भी वही थी, आज भी वही है, और हज़ारों साल बाद भी वैसी रहे। मीन्स सच्ची ब्यूटी जो क्या है, सच्ची कला जो क्या है, उस पर टाइम का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये तो खैर इसका जो मैं मैसेज दे रही थी।
तो इसमें क्या है, अलग अलग आपको मूड्स मिलेंगे, शिफ्ट्स मिलेंगे किसमें, टोन में। तो अगर हम बात करें, जब इसको ओड को पढ़ते हुए हमें लगेगा कि इस स्टैंजा में कुछ और कहना चाहता है, इसमें कुछ और कहना चाहता है, और एंड में जाके बात समझ आती है कि येस दिस इज़ द होलसम मैसेज ऑफ दिस ओड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ओड, एंड मस्ट रीड, यू ऑल मस्ट रीड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और माई फेवरेट ऑल्सो। ठीक है, तो सिलेबस में भी है हमारे। नेक्स्ट है होरेशियन ओड। होरेशियन जैसे कि होरेस नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो उनके नाम पे ही है। होरेस क्या है, बहुत फेमस जो क्या है रोमन राइटर हुए हैं। It was modeled on the matter, tone and forms of the odes of the Roman writer Horace. तो होरेस ने जो ओड्स का कहते हैं ना कि ट्रेंड सेट कर दिया, उनके ही नाम पे ये दिस काइंड ऑफ होरेशियन ओड केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट इज़ रिटन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा। इसमें इसको क्या है, सिंगल रिपीटेड स्टैंजा फॉर्म में लिखा जाता है। इज शॉर्टर दैन पिंडारिक ओड। तो सिंगल रिपीटेड स्टैंजा है तो ऑब्वियस सी बात है, पिंडारिक ओड से क्या है, इसकी लेंथ हमें छोटी मिलती है। होरेशियन ओड्स आर काम। इनका जो मूड कहें या टोन कहें वो बहुत ज़्यादा शांत होता है। ठीक है, मेडिटेटिव ऑलमोस्ट सभी ओड्स होती हैं कि हम इनको पढ़ने के बाद सच में कुछ अपने अंदर, हमारे अंदर मंथन चलने लगता है कि हम अपने आप से बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एंड कॉलोक्विल एज कम्पेयर टू पिंडारिक ओड्स, जिसे कहते हैं ना कि वही चीज़ जो मैंने, कॉलोक्विल मीन्स अकेले में बैठ के जब हम एक खुद से बातें करना, दैट इज। ठीक है, एज कम्पेयर टू पिंडारिक ओड्स, किड्स और टू ऑटम। और टू ऑटम इज़ फाइन एग्जाम्पल। और टू ऑटम भी सभी ने स्कूल टाइम तक पढ़ी है। तो ऑटम का जो एक तरह से इसमें पर्सोनिफिकेशन तो किया ही गया है, उसके अलावा ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि नेचर के अलग अलग कलर्स हैं, हमें कितने अलग अलग तरह के मैसेजेस दे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑड्स। ऑड्स क्या है, let me clear you again in short, let me summarize। सीरियस काइंड ऑफ पोइम, लेंथी पोइम होती है और बहुत एलिवेटेड स्टाइल में लिखी जाती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन कौन से, पिंडारिक ओड, सेकेंड वन इज इरेगुलर ओड, और थर्ड वन इज होरेशियन ओड। और अगर सब्जेक्ट मैटर या थीम की चॉइस की बात की जाए तो वो कौन कौन से थे, पब्लिक ओड एंड private odd. ठीक है, so this is all about the odd. Okay, see you in the next video. Till then, bye.